ओके, तो कल के क्लास में हमने देखा था कि वी स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ कपलिंग्स। मैंने आपको ये बताया कि आपको रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग, ये दो कपलिंग्स डिजाइन करनी है। रिजिड कपलिंग में हम लोग फ्लैंज्ड कपलिंग डिजाइन करने वाले हैं और फ्लेक्सिबल कपलिंग में हम लोग बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग डिजाइन करने वाले हैं। तो कल yesterday we started with the design of flange coupling, which is a type of rigid coupling. वहां पे हमने देखा कि first step you have to do is find out shaft diameter with the help of ASME code. ASME code में हमने ये देखा था कि हमको जो भी मटेरियल दिया हुआ है, अगर मटेरियल नहीं दिया हुआ है तो you can select the material on your own. बट अगर मटेरियल दिया हुआ है तो हमको वही मटेरियल का वैल्यू टेबल नंबर 2-7 से पिकअप करना है, उसका SUT और SYT का वैल्यू यहाँ लिखना है और उसके बाद में ASME कोड के हिसाब से उसको सॉल्व करते चलना है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर शाफ्ट में कीवे है तो जो टाउ मैक्स की वैल्यू अपने को मिली है वो टाउ मैक्स की वैल्यू को अपने को 25% से कम करना पड़ता है। 25% से कम करने का मतलब ही हुआ कि 0.75 से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद में हम टॉर्क निकालते हैं, फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर्मूले के हिसाब से डायमीटर फाइंड आउट किया जाता है। वो डायमीटर में बेंडिंग इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करके उसको 50% से बढ़ाया जाता है और उसके बाद टेबल नंबर 11-4 में से हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ शाफ्ट डायमीटर पिकअप करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इन सेकंड स्टेप विद द हेल्प ऑफ टेबल नंबर 12-1, लेट मी ओपन द टेबल फॉर यू। टेबल नंबर 12-1 से ये टेबल में से हम लोग स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस लिख लेते हैं रिजिड फ्लैंज के एंड दैट इज अवर स्टेप नंबर 2। आफ्टर दैट हम लोग ये जो हमने डायमेंशंस लिखे हैं, डायमेंशंस जो हमने लिखे हैं वो टेबल के हिसाब से, टेबल नंबर 12-1 के हिसाब से वो डायमेंशंस को हमको अगले स्टेप्स में प्रूव करना होता है कि वो जो डायमेंशन अपने को मिले हैं टेबल नंबर 12-1 के हिसाब से वो डायमेंशन सही है। तो इसके बाद की जो 3, 4, 5, 6 ये 4 स्टेजेस है उसमें हमको बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रूव दैट व्हाटएवर वैल्यूज वी हैव रिटन आर करेक्ट। ओके, so with that let us start with step number 3. स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6 में हम लोग 4 कंपोनेंट को चेक करते हैं और वो 4 कंपोनेंट है हब, फ्लैंज, की और बोल्ट। हब, फ्लैंज, की और बोल्ट। मैंने आपको कल भी बताया कि हब और फ्लैंज ये दो चीजें कास्ट आयरन से बनी हुई होती है। नहीं दिया हो तो आपको एज्यूम करके चलना है 100% ऑफ केसेस में आपके न्यूमेरिकल्स में हब और फ्लैंज हमेशा कास्ट आयरन का बना रहेगा। शाफ्ट, बोल्ट और की, these 3 components will be made up of steel, any steel. Alright, अगर एग्जाम न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज योर फील यू कैन सेलेक्ट योर ओन स्टील वेरिएंट। तो अब अगर 5 कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं तो 5 कंपोनेंट का डिजाइन अपने को जस्टिफाई करना पड़ेगा। शाफ्ट तो हम लोग जस्टिफाई कर चुके हैं स्टेप नंबर 1 में। तो अब ये 3, 4, 5, 6 ये जो बची हुई 4 स्टेप्स है उसमें अपने को हब, की, बोल्ट और फ्लैंज इनका डिजाइन को जस्टिफाई करना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद डिजाइन चेक फॉर हब। नाउ इफ आई शो यू द फिगर, थोड़ा सा आपका यहाँ पे मुझे ये लगेगा, थोड़ा इमेजिनेशन वाली बात लगेगी। ये जो हैश किया हुआ पोर्शन है, ये जो हैश किया हुआ पोर्शन है, ये वाला जहाँ पे मेरा फिलहाल कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसको अपन हब बोलते हैं, इसको बोलते हैं हब। नाउ दिस हब पोर्शन ऑफ द कपलिंग इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस ओनली। इट इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस ओनली। So we will check for design of hub in shear only. ठीक है, now in numerical या फिर न्यूमेरिकल में दिया भी नहीं है तो भी अपने को पता है कि कास्ट आयरन जो है वो हब जो है वो कास्ट आयरन से बना होता है और कास्ट आयरन को ऑब्वियसली अपने को ग्रेड फाइनलाइज करना, उसका SUT फाइनलाइज करना पड़ता है। तो वी विल टेक हेल्प ऑफ टेबल नंबर 2-7 to finalize the value, to finalize the grade of cast iron, also to find out the value of SUT. So let us go to table number 2-7.
If we do not find it in table number 2-7, we will have to search for another table. But let us first of all search for table number 2-7. 2-7 नहीं, 2-3. Pardon me. 2-7 is for कार्बन स्टील एंड रॉट आयरन. अपने को कास्ट आयरन चाहिए, तो कास्ट आयरन के लिए हमको जाना पड़ेगा टेबल नंबर 2-3 में. यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ टिपिकल कास्ट आयरन मिलेगा. ठीक है. So as per the solved numerical, what we can see is we have selected grade 20 of cast iron. So let us see where is grade 20. Here is grade 20 SAE30 and corresponding value of SUT, corresponding value of ultimate tensile strength SUT is equal to 271. So likewise, we have taken the value of SUT as 271. All right. Now allowable shear stress in cast iron, that is brittle material. Cast iron is a brittle material. Always keep that in mind. Whereas steel is ductile material. तो cast iron में allowable shear stress अगर मुझे निकालना है, तो that allowable shear stress, that is tau max for cast iron, is given by ultimate shear strength. SUT को ultimate tensile strength को ultimate shear strength भी बोला जाता है. और एक बार बोल रहा हूँ, ultimate tensile strength को ultimate shear strength भी बोला जाता है. That is SUS. SUS is ultimate shear strength. SUT is ultimate tensile strength. So tau max का मतलब हो गया maximum allowable shear stress for cast iron can be found out by dividing this value of SUT or SUS by factor of safety. This FS is FOS, factor of safety. Now there is a note for you for cast iron. For cast iron मतलब in general for brittle materials we usually take higher factor of safety, that is up to 6. So in this case also we'll be taking factor of safety as equal to 6. So if I have to find out the value of maximum allowable shear stress, I'll find out that by dividing 271 by factor of safety, which we have taken equal to 6. So अपने को maximum permissible shear stress for cast iron मिलता है 45.16 Newton per mm square. That is 45.16 megapascal. All right. Now why are we finding maximum permissible shear stress? That is one question that you should ask. Why are we finding maximum permissible shear stress? It is because hub is exposed to shear stress only. Hub is exposed to shear stress only. तो इसलिए उसको अपने को shear के लिए चेक करना पड़ता है. और shear के लिए अगर कोई कंपोनेंट को चेक करना है तो उसके लिए अपने को maximum permissible shear stress की वैल्यू लगेगी. ठीक है. So we got this value of tau max as 45.16 Newton per mm square and likewise ये फॉर्मूला जो है torque is equal to pi by 16 into tau dh to the power 4 minus d to the power 4 divided by dh. अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये अगर आप पूछते हो तो I will take you to page number 1 of this solved numerical. यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखना. Torque is pi by 16 d cube multiplied by परमिसिबल शियर स्ट्रेस. ये डी क्यूब इसलिए लिखा गया है क्योंकि अपना जो शाफ्ट था जो अपन ने स्टेप नंबर 1 में डिजाइन किए, इट वाज अ सॉलिड शाफ्ट. बट इफ यू टॉक ऑफ हब, अगर आप ये हब देखते हो तो ये हब देखो इसका एक आउटर डायमीटर है विच इज इक्वल टू डीएच, विच वी कॉल इट एज आउटर डायमीटर, हब डायमीटर. इट हैज ऑल्सो गॉट इनर डायमीटर. दिस हब हैज गॉट आउटर डायमीटर, दिस हब ऑल्सो हैज गॉट इनर डायमीटर. तो दिस इज, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम हब को हॉलो शाफ्ट की तरह कंसिडर कर रहे हैं. एंड फॉर हॉलो शाफ्ट दिस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर्मूला इज दिस वन. ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये जो है डिजाइन प्रोसेस, इसमें आपको चीजें याद रखनी पड़ती है, फॉर्मूला वगैरह. यू हैव टू रिमेम्बर एक्चुअली those formulae because उसके सिवाय नहीं ये होता है, क्या बोलते हो, उसके सिवाय थोड़ा सा टफ होता है कि आप अगर बोलोगे कि नहीं मैं ठीक है सर मैं टाइम पे फॉर्मूले डिराइव कर लूंगा, तो इट बिकम्स अ बिट टफ टू डू दैट ऑन स्क्रीन ऑन व्हाइल यू आर एक्चुअली सॉल्विंग. ठीक है. तो वो चीज थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखने का. ठीक है. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला. आप अगर डीएनए का डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स का कोई भी बुक ओपन करके देखते तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू फाइंड दिस फॉर्मूला फॉर हॉलो शाफ्ट. ठीक है. तो यहाँ पे अभी नोन वैल्यूज क्या है,
we know the value of torque that we are transmitting, which we have done it in step number 1, I guess. स्टेप नंबर 1 में ही अपन ने टॉर्क का वैल्यू निकाल दिए है 286.47 न्यूटन मीटर, 286.47 न्यूटन मीटर, एमएम नहीं, ठीक है। तो ये टॉर्क का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, π/16 जैसे कि वैसे लिख लिया। टाउ मैक्स फॉर कास्ट आयरन, वाई फॉर कास्ट आयरन, बिकॉज वी आर चेकिंग डिजाइन ऑफ हब एंड हब इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। तो ये टाउ मैक्स कास्ट आयरन लिख लिया। डीएच का वैल्यू अपने को जो स्टेप नंबर 2 में अपन ने फाइंड आउट करे है वहां से मिल जाएगा डीएच का वैल्यू। डीएच का वैल्यू स्टेप नंबर 2 में आप देख सकते हो, हब डायमीटर इज 92.5 mm, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली 92.5 mm, ठीक है, 92.5 mm लिख लिया। वी नो शाफ्ट डायमीटर, दिस डी स्टैंड्स फॉर शाफ्ट डायमीटर, तो उसकी वैल्यू लिख ली हमने। और यहाँ से हमने टाउ मैक्स कास्ट आयरन फाइंड आउट किया। टाउ मैक्स कास्ट आयरन यहाँ से जो फाइंड आउट किया वो हमको, आप बोलोगे कि सर टाउ मैक्स की वैल्यू तो हमने ऊपर निकाल रखी है, दिस इज परमिसिबल वैल्यू। दिस वैल्यू 45.16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, ये जो हमने निकाली है, दिस इज मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। वेयरएज ये फॉर्मूले से, ये जो हमने टॉर्क इज इक्वल टू π/16 टाउ मैक्स कास्ट आयरन ds टू द पावर 4 माइनस d टू द पावर 4 डिवाइड बाय dh, ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया, यहाँ से हमको इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस मिलती है। ये जो यहाँ पे टाउ मैक्स लिखा हुआ है कास्ट आयरन, ये अपने को इंड्यूस्ड वैल्यू मिलती है। तो हमने क्या किया, टॉर्क लिख लिया। टॉर्क देखो न्यूटन मीटर में मिला था अपने को 286.47, उसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट किया हमने, क्योंकि अपने डायमीटर एमएम में है, तो ds टू द पावर 4 माइनस d टू द पावर 4, इसको हमने अननोन रखा। एंड विद दिस गिवन थिंग्स, विद दिस गिवन मटेरियल, विद दिस गिवन टॉर्क, द इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, द इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस वी गेट इज 1.95 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो इंड्यूस्ड वैल्यू अपने को मिलती है वो मिलती है 1.95 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। Whereas this cast iron is capable of transmitting 45.16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ऑलराइट, इंड्यूस्ड वैल्यू अपने को मिली है 1.95 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, whereas कास्ट आयरन जो हमने ग्रेड सिलेक्ट किया, इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग 45.16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बराबर। दैट मीन्स जो इंड्यूस्ड वैल्यू है वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से कम है, जो इंड्यूस्ड वैल्यू है वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से कम है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हब का जो डिजाइन है वो सेफ है। तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर वी सी दैट इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस that is 1.9 megapascal is less than allowable shear stress, which is 45.16. Hence, design of hub is safe. All right. I will come back to the screen and I will ask if you have understood कि हमने जो design check for hub लिया हुआ है वो आपको समझा क्या? तो can I say you understood the design check for hub? Hello? Hello? Yes, sir. You understood the design check? सर बीच बीच में आवाज कट रहा है आपका। अरे तो जब कट रहा है तब बताओ ना, अभी सब हो जाने के बाद आप बताओगे तो कैसे होएगा? I am at college. I have connected you from my own phone. मेरे खुद का फोन का मैंने हॉटस्पॉट बना के मैंने कनेक्ट किया है आपको। बट स्टिल सी, चलो ठीक है। ऋतुज शिरपुरकर, राइट? ऋतुज? यस सर। हाँ, आपने कहाँ से मिस किया, आप बता सकते हो मुझे, सो दैट मैं वहां से थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि ऐसा बीच बीच में कट ही रहा है। सर ये जो अभी लास्ट सर बस ऐसा मतलब बीच बीच में कट रहा है, ऐसा कंटिन्यू नहीं कट रहा है, ऐसा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आवाज कट रहा है। बट आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लाइक डिड यू अंडरस्टैंड द होल थिंग? कैन आई कंटिन्यू और आई? नो सर, वो बीच बीच में मेरा या यू कैन कंटिन्यू सर। मैं एक्चुअली वो ये हो रहा है, आवाज यहाँ पे मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम, मुझे बालकनी आना पड़ रहा है फिर कनेक्ट करने के लिए। ओके ऋतुज, सी देयर इज अ सॉल्यूशन ऑन दिस। आपको पता है मैं हर एक लेक्चर के बाद ये वीडियो पुट करता हूँ, तो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से आपको इश्यू होता है, तो यू कैन ऑब्वियसली गो बैक एंड लिसन टू द लेक्चर वंस अगेन। ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है। आई स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल करता हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू। इज पीडीएफ विजिबल? समवन प्लीज टेल me if the PDF is visible. Yes, sir. Okay, thank you. Now, since we are done with the design check for key, design check for hub, और एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ कि डिजाइन चेक फॉर हब
में हमने सिर्फ शेयर के लिए डिजाइन चेक किया हब का। एंड दूसरी चीज अपने को ये ध्यान में रखनी है कि हब इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीजें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये चीजें मायने रखती है आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। चलो ठीक, नाउ लेट अस गो फॉर चेक ऑफ डिजाइन चेक ऑफ की। लेट अस गो फॉर डिजाइन चेक ऑफ की। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, की इज मेड अप ऑफ डक्टाइल मटेरियल। हमने बोला क्या कि हब और फ्लैंज कास्ट आयरन से बने हुए जो ब्रिटल मटेरियल है, whereas की एंड बोल्ट आर मेड अप ऑफ ductile material which is steel, which is same as the material used for the shaft, ठीक है। तो शाफ्ट का मटेरियल, की का मटेरियल, बोल्ट का मटेरियल सेम है, हब का और फ्लैंज का मटेरियल सेम, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमको डिजाइन हमारा एग्जाम में लिखते वक्त इजी हो जाए, इसके लिए हमने ये चीज को किया है। जरूरी नहीं है कि आपका की का, बोल्ट का और शाफ्ट का मटेरियल एक ही हो, अलग अलग भी रह सकता है, बट हमको प्रोसेस से मतलब है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दो ही मटेरियल से हमने डील करा। नाउ लेट अस ट्राई टू चेक द की फॉर द डिजाइन। नाउ like you checked hub only for shear, like we checked hub only for shear, we have to check key for two things. We have to check key for shear as well as for crushing. We have to check key for shear as well as crushing. तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में मैंने, we will check key in shear as well as in crushing, ठीक है। We will check key in shear as well as in crushing. तो आपने देखो यहाँ पे हमने क्या चीज फॉलो किया। हमने सबसे पहले मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू निकाली, हब जब हमने चेक किया हमने मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू निकाली। मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू निकालने के बाद हमने इंड्यूस्ड वैल्यू निकाली। क्या किया हमने, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू निकाली। मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू निकालने के बाद हमने इंड्यूस्ड वैल्यू निकाली और हमने चेक किया कि जो इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है, जो इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से कम हो। अपने को यही चीज हर एक कंपोनेंट में करते चलना। नाउ यू हैव टू चेक दिस की इन शेयर एज वेल एज क्रशिंग। तो अपने को सबसे पहले दो स्ट्रेंथ चाहिए रहेंगे, पहली अपने को शेयर स्ट्रेंथ चाहिए रहेगा, दूसरा अपने को क्रशिंग स्ट्रेंथ चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा अपने को, पहले तो शेयर स्ट्रेंथ चाहिए रहेगा, दूसरा अपने को क्रशिंग स्ट्रेंथ चाहिए रहेगा, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने बोला कि की का जो मटेरियल है वो शाफ्ट का ही मटेरियल है, की का जो मटेरियल है वो शाफ्ट का ही मटेरियल है, और उस शाफ्ट के मटेरियल का शेयर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ हमने स्टेप नंबर 1 में ऑलरेडी निकाल लिया है, बराबर। क्या मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, शाफ्ट का मटेरियल और की का मटेरियल और बोल्ट का मटेरियल सेम है, बराबर। तो की के मटेरियल का जो शेयर स्ट्रेंथ रहेगा, की के मटेरियल का जो शेयर स्ट्रेंथ रहेगा वो शाफ्ट के मटेरियल के शेयर स्ट्रेंथ के जितना ही रहेगा, जो हम स्टेप नंबर 1 में निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल टू 66.66 मेगापास्कल, ठीक है। तो हमको यहाँ पे की को जब चेक करना है शेयर में और क्रशिंग में, तो शेयर स्ट्रेंथ तो मिल गया अपने को 66.66। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ। एंड जनरली आप देखिए मेरा जहां पे कर्सर है, जनरली क्रशिंग स्ट्रेंथ इज 2 टाइम्स, क्रशिंग स्ट्रेंथ इज 2 टाइम्स टाउ मैक्स, दैट इज 2 टाइम्स 66.66। 66.66 कहां से आया, स्टेप नंबर 1 से। 66.66 कहां से आया, स्टेप नंबर 1 से, ठीक है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, शेयर स्ट्रेंथ से। क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, शेयर स्ट्रेंथ से। क्रशिंग स्ट्रेंथ इज 2 टाइम्स, क्रशिंग स्ट्रेंथ इज 2 टाइम्स शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अपने पास क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू 66.66 आ गई स्टेप नंबर 1 से, और जो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू स्टेप नंबर 1 से अपने को 66.66 मेगापास्कल मिल गई, और क्रशिंग स्ट्रेंथ विच इज गिवन बाय सिग्मा सीआर, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके अपने को मिल गया 133.32 मेगापास्कल, ठीक है। नाउ we will check this key for shear as well as crushing. That means we will find out one value which is induced value of shear stress. We will compare it with the shear strength value. We will also find out induced value of crushing stress, induced value of crushing stress, and we will compare it with the maximum permissible value of crushing stress, that is crushing strength, ठीक है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, ये मैं बहुत बार वर्ड यूज करता हूं, मैं इसके पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जब मैं स्ट्रेस बोलता हूं
आई एम यूजुअली टॉकिंग अबाउट द इंड्यूस्ड वैल्यू, थोड़ा सा ध्यान में रखना. Whenever I say stress, I am usually talking about induced value of stress. And when I say strength, it's the maximum permissible value of stress. All right, moving on. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को की के डायमेंशंस लगेंगे, लेकिन अभी अपने पास की के डायमेंशंस तो है नहीं. ये जो हमने स्टेप नंबर 2 में हमने की के बारे में कुछ भी डायमेंशंस नहीं लिखे, सिर्फ अपने को डायमीटर पता है की का कितना, मतलब शाफ्ट का डायमीटर पता है. तो वी फाइंड आउट की डायमेंशंस, द डायमेंशंस ऑफ की फ्रॉम टेबल नंबर 7-5. So let us move to table number 7-5. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैरेलल और टेपर पैरेलल कीज के लिए शाफ्ट डायमीटर के हिसाब से हमको की का क्रॉस सेक्शन मिल सकता है. नाउ आवर शाफ्ट डायमीटर दैट वी फाउंड आउट वाज 45 mm. बराबर, जो अपना शाफ्ट डायमीटर था जो स्टेप नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किया, इट वाज 45 mm. आप देख सकते हो फॉर शाफ्ट डायमीटर अबव अप टू 44 से लेकर 50 तक के बी का वैल्यू 14 रहना चाहिए और एच का वैल्यू 9 रहना चाहिए. Now this B is width and H is height of the key. B is width, ध्यान से सुनना, B is width and H is height of the key. B is width, H is height of the key. तो आप देखो 44 to 50 की रेंज में B जो है 14 मिला है और H 9 मिला है. इसके आगे का अपने को यूज का है कि नहीं है, आई विल कम टू इट लेटर. ठीक है, फिलहाल अपने को सिर्फ B का वैल्यू और H का वैल्यू चाहिए, विच इज 14 and 9. तो B अपन ने 14 लिख दिया, H अपन ने 9 लिख दिया. अभी आप देख सकते हो ये टेबल को अगर मैं ट्रेस करता हूं तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ की है आखिरी कॉलम. कीवे डेप्थ छोड़ दो, कीवे डेप्थ अपने काम का नहीं है, बट लेंथ ऑफ की देखो. इसको अगर मैं फॉलो करता हूं तो कीवे लेंथ मिनिमम 36 है और मैक्सिमम 160 है. मिनिमम 36 है और मैक्सिमम 160 है. नाउ कभी भी ध्यान में रखना कि डिजाइन करते वक्त, फ्लैंज डिजाइन करते वक्त आप अगर देखते हो तो ये जो की है, ये देखो आप ये जो की देख रहे हो, ये की का लेंथ हब लेंथ जितना ही है. आप देखो LH इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द की, LH इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द की, एंड देयरफॉर अपन LH देखते हैं. LH कितना है, दैट इज लेंथ ऑफ द की 76.25 mm. इससे अपने को ये पता चलता है कि जो की का लेंथ है वो भी अपन हब की लेंथ जितना ही लेते हैं, एंड विच इज इक्वल टू 76.25 mm एज पर स्टेप नंबर 2. तो अपने को यहाँ पे की के डायमेंशंस मिल गए. अपने को उसका विड्थ मिल गया विच इज 14, अपने को उसकी हाइट मिल गई विच इज 9, अपने को उसकी लेंथ मिल गई विच इज 76.25. ठीक है. अच्छा, अपने ये लेक्चर कितने बजे तक चलता है? व्हाट इज द टाइमिंग? 10:30 to 11:15, राइट? हेलो, 10:30 to 11:15. हाँ चलो ठीक है, दैट मीन्स वी कैन कंटिन्यू. नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू हैव टू चेक द की फॉर क्रशिंग एज वेल एज shear. So let us check the key for shearing. Now you will ask me कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया? टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इंटू बी इंटू एल इंटू आर. नाउ इसका एक मैं सिंपल आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना. ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान से सुनना. नाउ वी नो टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस. वी ऑल नो दैट टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस. बराबर, ध्यान से सुनना, अदरवाइज नहीं समझेगा. आप बोलोगे ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं क्या? मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप ये फॉर्मूले याद करो. नहीं, आपको ये फॉर्मूले याद नहीं करने. ये फॉर्मूले आप टाइम से डिराइव कर सकते हो. इसके लिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस. नाउ तो टॉर्क लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, राइट हैंड साइड में अपने को रेडियस मिल रहा है आर. बराबर, अब ये फोर्स की जगह पर टाउ इंटू बी इंटू एल क्यू लिखा हुआ है. नाउ वी ऑल नो दिस टाउ is induced value of shear stress that we have to find out. This tau is induced value of shear stress that you have to find out. And we know shear stress can be written as shear force upon shear area. This tau can be written as shear force upon shear area. बराबर, that means अपने को बोल्ट का वो एरिया निकालना है जो shear stress के अंडर है. And
सॉरी की का एरिया जो शेयर स्ट्रेस के अंडर है। एंड फॉर अस, आई डोंट नो इफ यू गाइज आर फॉलोइंग और नॉट, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सो आई एम नॉट श्योर इफ यू आर फॉलोइंग। ठीक है, नाउ द एरिया विच इज सब्जेक्टेड टू द शेयर फॉर द की इज द विड्थ, दैट इज, अगर मैं ये तरफ से देखूं तो उसका डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय उसका लेंथ, बराबर। तो what I can do is in place of this tau I can write force upon area, I can write force upon area। तो अगर मैं इसको फोर्स अपॉन एरिया लिखता हूं तो एरिया एरिया कैंसिल हो जाता है, एरिया इज बी इंटू एल, इसके डिनोमिनेटर में जो एरिया आएगा वो बी इंटू एल ही रहेगा, तो बी इंटू एल कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट आई एसेंशियली डिड कि मैंने फोर्स के जगह shear stress multiplied by area लिख दिया, and we all know shear stress multiplied by shear area will give us shear force। तो ये फॉर्मूला T is equal to F into R जैसा ही है, ये फॉर्मूला T is equal to F into R जैसा ही है। ओनली थिंग इज फोर्स की जगह पर मैंने shear stress multiplied by shear area लिख लिया, ठीक है, which is correct, we can do that। alright, now let us put the value of torque। we know the value of torque is 286.47 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 इसलिए किया गया क्योंकि अपने पास सारे डायमेंशंस mm में है, ठीक है, whereas the value of torque we got was in Newton meter। you have to convert this value of torque in from Newton meter to Newton mm। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में Newton mm में लिख लिया, is equal to tau, this you have to keep unknown। हमने हब में भी देखो यहाँ पे जो tau है वो unknown रखा था, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू अपने को निकालनी है। we know b, value of b was equal to 14 जो हमने यहाँ पे लिखी वो टेबल नंबर 7-5 से। we know the value of L was equal to hub length which was 76.25, तो 76.25 हमने लिख लिया। रेडियस इज ये जो की होती है ये आउटर रेडियस पे लगती है शाफ्ट के, तो ये जो रेडियस हम लिखेंगे वो हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट डिवाइडेड बाय 2 करके लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस रेडियस एज डायमीटर ऑफ शाफ्ट डिवाइडेड बाय 2। तो ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया हमने। यहां से हमको इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस अपने को मिलती है 11.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड विच इज लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस फॉर द की मटेरियल। ऑलराइट, तो क्या लिखा अपन ने नीचे में, वी सी दैट इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस विच इज 11.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज लेस देन मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस, देयरफॉर की इज सेफ इन शेयरिंग। Key is safe in shearing. Why? Because induced value is less than maximum permissible value in shearing. तो अभी ये की को हमने चेक कर लिया शेयरिंग में, ये की को हमने चेक कर लिया शेयरिंग में। let us check the key for crushing। तो ये स्टेप नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, स्टेप नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। नाउ चेकिंग द की इन क्रशिंग। So again the same formula, torque is equal to force multiplied by radius, तो torque दिख रहा है, radius दिख रहा है। अब ये क्या चीज है? Now again I can write force या फिर crushing force, हम लोग crushing में चेक कर रहे हैं तो हमको crushing force लगेगा, और एक बार बोल रहा हूँ crushing में चेक कर रहे हैं तो crushing force लगेगा। तो torque is equal to crushing force multiplied by radius, ये मैं लिख सकता हूँ, पर crushing force की जगह पर मैंने क्या लिखा, क्रशिंग स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रशिंग एरिया। क्रशिंग फोर्स की जगह पर मैंने क्या लिखा, क्रशिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय क्रशिंग एरिया। तो वो क्रशिंग एरिया डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाता है और बेसिकली अपने को क्रशिंग फोर्स न्यूमरेटर में देखने को मिलता है। नाउ क्रशिंग एरिया h/2 इंटू एल कैसे आया, ये दिखाने के लिए मैं फिर से आपको ये वाले फिगर पे ले जाऊंगा। दिस इज द हाइट ऑफ द की, ये देखो ऊपर से नीचे तक की हाइट ऑफ द की है। आपको पता होगा कि की आधी शाफ्ट में रहती है, आधी शाफ्ट के ऊपर रहती है, तो जो क्रशिंग का प्रॉब्लम होगा वो आधे एरिया पे होगा। आधा एरिया मतलब h/2, और क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर लेता हूं तो h/2 मल्टीप्लाइड बाय एल, ठीक है। तो इसलिए क्रशिंग एरिया मैं यहाँ पे लिख पाया हूं h/2 इंटू एल। क्या लिखा हमने, h/2 इंटू एल। ऑलराइट, तो टॉर्क की वैल्यू हमने लिख ली 286.47 इंटू 10 टू द पावर 3। सिग्मा सीआर तो अपने को फाइंड आउट करना है। h/2, h का वैल्यू अपने को पता है 9 है, तो 9/2 लिख दिया h/2 के जगह पर। L अपने को पता है 76.25 है, लास्ट इसमें भी यूज किया था। R अपने को पता है, R इज हाफ ऑफ शाफ्ट डायमीटर, वो लिख लिया। तो वहां से अपने को सिग्मा सीआर क्रशिंग स्ट्रेस की इंड्यूस्ड वैल्यू
अपने को मिलती है 37.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस, विच इज 133.32. तो ये जो इंड्यूस्ड वैल्यू है 37.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट इज लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू. Induced value of crushing stress is less than maximum permissible value of crushing stress, and therefore key is safe in crushing also. Therefore the key is safe in crushing also. With that, we will now let us move to step number 5, and this step is the design check for flange. Now, as I told, flange is made up of cast iron. Flange is made up of cast iron, and जो भी कास्ट आयरन से बने हुए कंपोनेंट्स है, जैसे फ्लैंज हो गया, हब हो गया, इन दोनों में एक कॉमन चीज ऐसी है कि इन दोनों को शेयर के लिए चेक करना पड़ता है. इनको क्रश में चेक करने की जरूरत नहीं है. क्रश में आप चेक करते हो वो कंपोनेंट्स जो स्टील से बने हुए हैं. मतलब ये याद रखने के लिए सहूलियत हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है. So key and bolt you have to check in shear as well as crush. Hub and flange you have to check in shear only. ठीक है, so keep that thing in mind. Okay, now again we'll be using the same formula. Torque is equal to force multiplied by radius. Torque is equal to force multiplied by radius. Now, what is the area of the flange that comes in shear? What is the area of the flange that comes in shear? That you have to find out, and we do it by multiplying thickness of the flange with the circumference of the flange. What do? We multiply thickness with circumference. So again, torque is force multiplied by radius. Radius का काम यहाँ पे dh/2 कर रहा है, यहाँ पे d/2 नहीं है, यहाँ पे dh/2 है. ठीक है. I wish I had a blackboard in front of me so that आपको मैं ये एरिया कैसे आए ये थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा सकूं. But here I'll have to leave it to your imagination. Fine, I'll find a way out with the help of which I can tell you how this formula came. मोटा मोटा ये है, torque is equal to force multiplied by radius. Radius is taken care by dh/2. Force is taken care by shear stress multiplied by shear area. Shear stress multiplied by shear area. Shear area is pi dh into thickness. Shear area is how much? Pi dh into thickness. ठीक है. Unknown क्या रहेगा? Tau ci. That is tau induced. टॉर्क का वैल्यू अपने को पता है 286.47 into 10⁻³ पाई dh का वैल्यू हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला हुआ है, तो 92.5 हमने लिख दिया. Tau ci is something that you have to find out. This is the induced value of shear stress in flange. Tf हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला हुआ है. Let us check Tf का वैल्यू क्या है. Thickness of flange is 11.25. You can see it here, and dh is 92.5. We will put those values in the formula. So ये देखिए पाई dh की जगह 92.5 लिखा है. टाउ सी आई वी हैव टू फाइंड आउट. टीएफ अपन ने 11.25 लिख दिया और डीएच अपने को यहाँ पे लिख के dh/2 कर दिया. तो इंड्यूस्ड वैल्यू जो आती है shear stress की फ्लैंज में, induced value of shear stress in flange comes out to be 1.89 Newton per mm square, whereas the maximum permissible value for cast iron, we have calculated it here, is 45.16. This is the maximum permissible value of shear stress for cast iron. Now flange is also made up of cast iron, therefore we will compare induced value of shear stress with the maximum permissible induced value of shear stress which we found in step number 3. And as you can see, the induced value of shear stress is less than maximum permissible value, hence the design of flange is safe. And that finishes our step number 5. And now we come to last step, that is step number 6, which is design check for bolts. Now as I had told you, you have to check key and bolt for shear as well as crush. You have to check key and bolt. Why? याद कैसे रखना है इसको? जो भी मटेरियल स्टील से बने हुए हैं उनको अपने को शेयरिंग और क्रशिंग दोनों के लिए चेक करना है, और जो भी पार्ट कास्ट आयरन से बने हैं, फॉर एग्जांपल हब एंड फ्लैंज, यू हैव टू चेक देम फॉर shear only. All right. So let us check bolt for shearing as well as
crushing. So here it is. Now again, the value with which we will have to compare for shearing and crushing will be the same that we found out for key. For shearing, we will have to compare with 66.66 megapascal, and for crushing, it will be the double of 66.66, that is 133.32. So no need to calculate this again in step number 6. We have already calculated it in step number 1 and step number 4. Now, design check for bolt in shearing. Now, again, torque is equal to force multiplied by radius. Radius is taken care by PCD by 2. PCD is pitch circle diameter of bolts. PCD is what? PCD of flange. PCD is pitch circle diameter of flange on which bolts are mounted. So radius is taken care by this. Radius is taken care by this. Area. We know it is basically force multiplied by radius. So we write shear stress divided by area multiplied by area. Sorry, shear force divided by area multiplied by area gives us force. So basically अपने को torque is equal to force multiplied by radius मिलता है. Radius is taken care by PCD by 2, and force is taken care by shear stress, that is shear force divided by shear area multiplied by shear area. So that will give us shear force multiplied by radius. और अपना formula कभी भी stand करता है. Now what is shear area? It is pi by 4 dB square multiplied by number of bolts. What is shear area? It is pi by 4 dB square multiplied by number of bolts, which is 4 in our case. Now using this formula, we will find out induced value of shear stress. So we put the value of torque 286.47 into 10 to the power 3, and we found out the value of shear stress tau. Did we find it out? No, I don't think it is calculated over here. Let us do it on a calculator. Let us do it on a calculator. I will do it for you. If you can open the calculator and tell me the value of induced value of shear stress, feel free to tell me. ये जो डिजाइन चेक इन शेयरिंग जो है, इसमें इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस क्या आती है, ये जरा मुझे चैट में बताइए आप. Are you guys listening? Are you guys listening? Yes sir. बताइए, कैलकुलेट करके बताइए. ये टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाय 4 dB स्क्वायर इंटू शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय PCD बाय 2 इंटू n. इसका जो वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है मैंने. टेल मी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस. $10.29. Can someone please confirm if the value is correct? Can someone confirm if the value reported by Pranay Tete is correct? Pranay, write that value in the chat box. Correct. All right. Pranay, write that value in the chat box. बराबर है सर. 10.29, ठीक है. चलो. So we have to compare this value of 10.29 with 66.66, right? क्यों? क्योंकि शेयर में मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू वही है अपनी 66.66. तो यस, 10.29 जो वैल्यू आई है अपनी वो 66.66 से कम है, एंड therefore design okay Ashish, fine, thank you, I got the answer. And therefore the bolt is safe in shearing. Now we check the bolt for crushing. Again the same format, torque is equal to force multiplied by radius. Radius is taken care by PCD by 2. Force is taken care by shear stress multiplied by crushing stress multiplied by crushing area. Crushing area is given by dB into TF into n by 2. यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है. यहाँ पे हमने नंबर ऑफ बोल्ट्स डायरेक्ट लिए थे, यहाँ पे n by 2 लेना पड़ता है. वो इसलिए क्योंकि क्रशिंग में सारे के सारे बोल्ट एक साथ काम नहीं करते, आधे ही बोल्ट एक साथ काम करते हैं बिकॉज ऑफ फिटिंग इश्यूज. तो ये चीज थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे n ना लेते हुए यू हैव टू टेक n by 2. तो उसके हिसाब से यहाँ पे सिग्मा सीआर की वैल्यू हम लोग अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो 16.16 आती है न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ यू हैव टू कंपेयर इट विद सिग्मा द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ सिग्मा सीआर व्हिच इज 133.32
32 जो हमने की में निकाला हुआ था, वहां से जब हम चेक करते तब हमको पता चलता है कि डिजाइन जो है अपना सेफ है. Why? Because the induced value is less than the maximum permissible value that can occur. All right, and that ends your flange coupling design process.